है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, ये फंजाई का सेकंड पार्ट है और इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर आपके जो है 59 तक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कई ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट हैं और कई ऐसे हैं जो रिलेटेड हैं, तो इन प्रश्नों पे डिस्क्रिप्शन में टाइम कम लगेगा। कई प्रश्नों का डिस्क्रिप्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो वहां पे आपका टाइम लगने वाला है। एक बार आप सबको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी केबीएस डीएसएसबी यूपी ट्रिपल एससी किसी के में भी वीडियो में बीपीएससी राजस्थान में किसी पे भी अगर आपको तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपका यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसमें पर्ण हरित क्लोरोफिल पूर्णतया अनुपस्थित होता है? देखिए, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो सबसे आसान है कवक में। चूंकि लाइकेन तो ये कैसे दो लोगों के मिश्रण से, इसमें शैवाल भी है और कवक भी है, तो यहाँ पे शैवाल में क्लोरोफिल पाया ही जाता है, तो सही आंसर आपका कवक हो जाता है। आसान प्रश्न है। कवक क्लोरोफिल रहित यानी एक क्लोरोफिलस या नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, बीजाणु होते हैं, धारण करने वाले यूकैरियोटिक जीव होते हैं। इनका थैलस यानी जो बॉडी होती है प्रायः शाखित अथवा तंतुमय फिलामेंटस होती है। इनमें कोशिका भित्ति काइटिन या सेलुलोज दोनों से मिलकर के बनी होती है, या तो काइटिन की होती है या काइटिन और सेलुलोज दोनों से मिलकर के बनी होती है इनकी कोशिका भित्ति। यदि एक जीव का थैलस जैसे एक कवक जब एक या एक से अधिक जनन संरचनाओं में पूर्णतः बदल जाता है तो कहलाता है। कह रहा है कि जब एक जीव का थैलस जैसे कि एक कवक जब एक या एक से अधिक जनन संरचनाओं में पूर्णतः बदल जाता है तो कहलाता है। इफ ए थैलस ऑफ एन द ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल फंजाई fungus is entirely converted into one or more reproductive structure, it is called the, तो इसे होलोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोकार्प कहते हैं। ये आपका सही आंसर है। आगे आ जाते हैं। यदि एक जीव का थैलस जैसे कवक जब एक या एक से अधिक जनन संरचनाओं में संपूर्ण रूप से बदल जाता है तो उसे होलोकार्पिक कहते हैं। उदाहरण सिंकाइट्रियम एंडोबाइटिकम। सिंकाइट्रियम एंडोबाइटिकम। आलू में वार्ट रोग की उत्पत्ति का कारण क्या है? आलू में वार्ट रोग की उत्पत्ति का कारण क्या है? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, अल्टरनेरिया सोलेनी, पीथियम डेब्रियनम, सिंकाइट्रियम एंडोबाइटिकम। तो वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो अपीयर्स ड्यू टू, कह रहा वार्ट डिजीज किसके कारण अपीयर्स होते हैं? तो आप कहेंगे सिंकाइट्रियम एंडोबाइटिकम के द्वारा अपीयर होते हैं। आलू में वार्ट रोग सिंकाइट्रियम एंडोबाइटिकम। आलू में वार्ट रोग सिंकाइट्रियम एंडोबाइटिकम नामक कवक से उत्पन्न होता है। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस आलू में लेट ब्लाइट तथा अल्टरनेरिया सोलेनी द्वारा अर्ली ब्लाइट रोग उत्पन्न होता है। आलू का लेट ब्लाइट जो उत्पन्न होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा, फ्यूसेरियम मोलनी फार्म द्वारा, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस द्वारा, अल्टरनेरिया सोलेनी द्वारा। तो कह रहा किसके द्वारा होता है? तो आपका सही आंसर है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। ठीक। निम्नलिखित में से किसमें अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है? निम्नलिखित में से किसमें अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस द्वारा, अल्टरनेरिया सोलेनी द्वारा, अल्टरनेरिया अल्टरनेटा द्वारा या सिंकाइट्रियम एंडोबाइटिकम के द्वारा। तो निम्नलिखित में से किसमें अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस द्वारा, अल्टरनेरिया सोलेनी द्वारा, अल्टरनेरिया अल्टरनेटा द्वारा, सिंकाइट्रियम एंडोबाइटिकम द्वारा। सही आंसर है सिंकाइट्रियम एंडोबाइटिकम। माफ करिएगा, सही आंसर है अल्टरनेरिया सोलेनी द्वारा। कह रहा है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय द, तो अल्टरनेरिया सोलेनी द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, विषम जालिकता यानी हेट्रोथैलिज्म वाज डिस्कवर्ड इन, सर्वप्रथम किस कवक में ज्ञात की गई? विषम जालिकता सर्वप्रथम म्यूकर में ज्ञात की गई थी, तो सही आंसर है आपका म्यूकर। विषम जालिकता
हेटेरोथैलिज्म की खोज ब्लैकसेली नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम म्यूकर म्यूसिडी नामक कवक से की थी। कवकों में आनुवंशिक रूप से भिन्न दो सूत्र पाए जाने को विषम जालिकता कहते हैं। इसे फ्यूज दो भिन्न सूत्रों में होता है। सदैव कवक सदैव होते हैं मृतोपजीवी। कवक सदैव क्या होते हैं? विविध पोषी होते हैं, यानी हेट्रोफाइटिक होते हैं, और उसमें से स्पेशली क्या हो जाते हैं? मृतोपोषी हो जाते हैं। कवक परपोषी या विविध पोषी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ये कभी भी स्वपोषी नहीं होते। विविध पोषी जीव कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि मृतोपजीवी, परजीवी इत्यादि। मृतोपजीवी जीव परजीवी विविध के अंतर्गत आते हैं, अतः ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? परजीवी के अंतर्गत आते हैं। इसलिए सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा? परपोषी या विविध पोषी। संघ कवक की लाक्षणिक विशेषता क्या है? कह रहा संघ कवक की लाक्षणिक विशेषता क्या है, ये आपको बताना है। संघ कवक की लाक्षणिक विशेषता, यह एक प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है या एक यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। इसमें पोषण अंतर्ग्राही विध द्वारा होता है। यह एक यूकैरियोटिक जीवों का समूह है, इसमें पोषण और शोषण विध द्वारा होता है। यह एक यूकैरियोटिक स्वपोषी जीवों का समूह है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द किंगडम फंजाई इज इट इज द ग्रुप ऑफ द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। It is the group of the eukaryotic organism with the ingestive mode of nutrition. It is the group of the eukaryotic organism with the absorptive mode of nutrition. It is the group of the eukaryotic autotrophic organism. तो सही आंसर है इट इज द ग्रुप ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद द एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सही आंसर है कि यह यूकैरियोटिक ग्रुप का समूह है और यह भोजन को एब्जॉर्प्शन के रूप में ग्रहण करता है। संघ कवक यूकैरियोटिक जीवों का एक समूह है जिसमें पोषण और शोषण की विधि द्वारा होता है। ठीक, आगे आइए। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है। कवकों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? तो कह रहा है कवकों में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन तथा तैल होते हैं। मंड उच्च पौधों में संग्रहित भोज्य पदार्थ होता है। माइकोराइजा प्रदर्शित करता है एक कवक और जड़ की सहजीविता, सिम्बियासिस ऑफ द फंगस एंड रूट। कवक जो माइकोराइजा होता है इसमें कवक का रिलेशनशिप, माफ करिए, इसमें कवक का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाता है? हायर प्लांट के रूट के साथ हो जाता है। वही चीज यहाँ पे कह रहा कवक माइकोराइजा कवक तथा उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों के बीच का सहजीवी संबंध होता है। इसमें कवक भूमि से खनिज पदार्थों तथा जल का अवशोषण करके पौधों की सहायता करता है, जिसके बदले में पौधों से भोजन प्राप्त करता है। एल्ब्यूगो होता है, एल्ब्यूगो इज ए ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजन, इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो कह देते हैं एल्ब्यूगो जो होता है ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजन होता है। एल्ब्यूगो ओमाइसिटीज वर्ग का एक कवक है जो यह बहुत से उच्च पौधों का एक ऑब्लिगेट अंतराकोशिकी परजीवी है और इनमें रोग उत्पन्न करता है। राइजोपस किस वर्ग के अंतर्गत आता है? एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटरोमाइसिटीज। राइजोपस बिलोंग टू व्हिच ग्रुप, व्हिच क्लास? तो वो हो जाता है आपको फाइकोमाइसिटीज क्लास के अंतर्गत आता है। राइजोपस फाइकोमाइसिटीज वर्ग के अंतर्गत जाइगोमाइसिटीज के समूह में आता है। यह एक मृतोपजीवी कवक है जो मृत पदार्थों पर उगता है। इसका सामान्य नाम ब्रेड मोल्ड या ब्लैक मोल्ड होता है। युग्मक धानी संयुग्मन समानता पाया जाता है एस्कोमाइसिटीज में, जाइगोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में, ड्यूटरोमाइसिटीज में। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन इज कॉमन इन, तो जाइगोमाइसिटीज में। युग्मक धानी संयुग्मन फंजाई इन यानी ड्यूटरोमाइसिटीज में अभाव होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। किसका? लैंगिक जनन का। इनपरफेक्टाई इसीलिए इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। कह रहा ड्यूटरोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अभाव होता है, अतः इन्हें फंजाई इनपरफेक्टाई भी कहा जाता है। ब्रैकेट फंजाई शामिल की गई हैं ड्यूटरोमाइसिटीज के अंदर, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर,
फाइकोमाइसिटीज के अंदर या एस्कोमाइसिटीज के अंदर। तो आपको बताना है ब्रैकेट फंजाई किसके अंतर्गत शामिल की गई, ड्यूट्रोमाइसिटीज जो है। तो आपका सही आंसर हो जाता है ब्रैकेट फंजाई को हम लोग मशरूम है ब्रैकेट फंजाई अथवा पफबाल बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत आते हैं। ये मिट्टी के लट्ठे तथा वृक्ष के ठूठों पर तथा सजीव पदार्थों पर परजीवी के रूप में उगते हैं, जिसे किट और कंड कहते हैं। इसमें कवकजाल, शाखित और पटी होता है। एफ्लाटॉक्सिन एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न होता है एक फंगल कोशिकाओं को अभिरंजित किया जा सकता है। फंगल कोशिकाओं को अभिरंजित किया जा सकता है कॉटन ब्लू द्वारा। किसके द्वारा? कॉटन ब्लू द्वारा अभिरंजित किया जा सकता है। कॉटन ब्लू के द्वारा अभिरंजित किया जाता है। फंगल कोशिकाओं को कॉटन ब्लू द्वारा अभिरंजित किया जा सकता है। यह सभी कवकों की हाइफी की गांठ गाढ़ा नीला कर देता है। लैक्टोफेनॉल अधिक समय तक कवक को उसकी प्राकृतिक अवस्था में बनाए रखता है। निम्नलिखित युग्मों में से सही मेल नहीं खाता वह है पाइथियम आर्द्रपतन रोग, अश्लेगो वंश के कवकों द्वारा स्मट रोग होता है। ठीक। बंड रोग जो है टेलिटियो ट्रिट्रेनी नामक कवक से होता है। इसमें कुछ रोग को क्रम मिलाना है, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन आंसर देख लीजिए। कह रहा है कपास का कोड़ी पड़ चित्ती रोग जैंथोमोनास मालवासियरम द्वारा होता है। कपास म्लान फ्यूकोजेरियम ऑक्सीस्पोरम द्वारा होता है। कपास में पड़चित्ती अल्टरनेरिया स्पोरा द्वारा होता है। गन्ने का लाल गलन कोलेट्राइकोफालकेटम द्वारा होता है। गन्ने की बीमारी पौधे की बीमारी जिसमें मेजबान की सतह पर रोगजनक को कपास की वृद्धि के रूप में देखा जाता है कहलाता है डाउन मिल्डो। तो उसे क्या कहते हैं? डाउनी मिल्डो कहते हैं। तो सही आंसर आपका डाउनी मिल्डो बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है डाउनी मिल्डो एक प्रकार का कवक जनित रोग है जो कि मुख्यतः एमाइसिटीज यानी फाइकोमाइसिटीज कवकों द्वारा उत्पन्न होता है। इस रोग में मेजबान होस्ट की सतह पर कपास या उन संक्रमित तने फूलों और फलों पर और संक्रमित पत्तियों की निचली सतह पर हल्के कोमल भूरे झाग के रूप में दिखाई देते हैं, जो प्रायः वृद्धि दिखाई देती है। मूंगफली के टिक्का रोग का कारक क्या है? मूंगफली के टिक्का रोग का कारक सार्कोस्पोरा होता है। तो बिना ऑप्शन पढ़े, ये सब प्रश्न आपको याद होने चाहिए, बिना ऑप्शन पढ़े आप डायरेक्ट टिक करिए साइकोस्पोरा। मूंगफली के टिक्का रोग का कवक द्वारा क्या होता है? साइकोस्पोरा एरिकिडिकोला तथा साइकोस्पोरा पर्सेनेटा कवक द्वारा होता है। इस रोग मूंगफली के वायवी भाग मुख्यतः पत्तियों पर काले धब्बे बन जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप का फफूंदी रोग है? तो ककड़ी का मोज़ेक रोग, नाशपाती का दग्ध सिंगड़ता रोग, किरीट पिटिका या सेब स्कैब, कुकुम्बर मोज़ेक, फायर ब्लाइट ऑफ द पियर्स और उसके बाद क्राउन गाल, एप्पल स्कैब। तो एप्पल स्कैब जो होता है ये फंगल डिजीज होती है। एप्पल स्कैब एक कवक जनित रोग है जो कवक बेंचूरिया इंक्लेवा द्वारा होता है। यह कवक एस्कोमाइसिटीज वर्ग का सदस्य है। ककड़ी का मोज़ेक विषाणु जनित, नाशपाती का दग्ध श्रृंखला जीवाणु जनित तथा क्राउन गाल डिजीज जो होता है एग्रोबैक्टीरियम बीमारी द्वारा होता है। मशरूम का वह भाग जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है क्या कहलाता है? मशरूम का द पार्ट ऑफ मशरूम दैट विजिबल अबव ग्राउंड इट इज
कार्ड बेसिडियो कार्प, इसे क्या कहते हैं, बेसिडियो कार्प के नाम से जाना जाता है। मशरूम का वैज्ञानिक नाम एगेरिकस है। यह बेसिडियो माइसिटीज वर्ग का एक कवक है। इसमें बेसिडियो कार्प एक फ्लोटिंग संरचना होती है जो जमीन के ऊपर दिखाई देती है। इसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में निम्न में से कौन सा एक कवक उपयोगी पाया जाता है? पेनिसिलियम नोटेटम, फाइटोप्थेरा पैरासिटिका, ट्राइकोडर्मा विरिडी और म्यूकर म्यूसिडो। कह रहा which one of the following fungi has been found useful in the biological control of plant disease? पेनिसिलियम नोटेटम, फाइटोप्थेरा पैरासिटिका, उसके बाद ट्राइकोडर्मा विरिडी और म्यूकर म्यूसिडो। तो सही आंसर है ट्राइकोडर्मा विरिडी। ट्राइकोडर्मा विरिडी मृदा में पाया जाने वाला एक कवक है। इसका उपयोग दूसरे कवकों द्वारा होने वाले पादप रोगों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है क्योंकि यह एलो केमिकल स्रावित करता है। कह रहा ये जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी एलो केमिकल स्रावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एस्परजिलस की पूर्ण अवस्था है? एस्परजिलस की पूर्ण अवस्था जो है एमरीसेला कहलाती। क्या कहलाती? एमरीसेला कहलाती है। एस्परजिलस की पूर्ण अवस्था का नाम एमरीसेला है। यह कवक एस्परजिलोसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एस्परजिलस नाइजर से उत्पादित नहीं होता है? सिट्रिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, गैलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। तो सही आंसर हो जाएगा गैलिक अम्ल। जो उत्पादित नहीं होता ये बताना है। सिट्रिक और ग्लूकोनिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल ये तीनों एस्परजिलस नाइजर से उत्पादित होते हैं। एस्परजिलस नाइजर या नाइगर जो भी पढ़ लिए, नाइजर एक कवक है जो वंश एस्परजिलस की सबसे आम प्रजातियों में से एक है। यह अंगूर, खुबानी, प्याज और मूंगफली जैसे कुछ फलों और सब्जियों पर ब्लैक मोल्ड नामक बीमारी का कारण बनता है। आजकल इस कवक से विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्लों जैसे कि मैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का उत्पादन औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है। कवक की इस प्रजाति द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्लों का उत्पादन ग्लूकोज के किण्वन द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय कवक है? तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्वेटिक फंजाई। यहाँ पे आपका जो है नाम आपको बताना है, आसान सा है। तो कह रहा है सेप्रोलेग्ना, राइजोपस, पेनिसिलियम और मार्सेला। तो आपको बताना है एक्वेटिक फंजाई का नाम कौन सा है। तो कह रहा है कि सेप्रोलेग्ना जो है यह एक प्रकार का कवक है। अधिकांशतः इसकी जातियां जल में पाई जाती हैं, जलीय होती हैं और मृतोपजीवी होती हैं। ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों तथा जल में तैरते हुए कीटों के शरीर पर पाई जाती हैं। कुछ जातियां मछलियों के गिल में वास करती हैं और इनमें गिल राट नामक रोग उत्पन्न करती हैं। क्लैम कनेक्शन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा देखा जा गया था? क्लैम कनेक्शन को हॉफमैन ने देखा था। बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में लैंगिक जनन के समय प्लाज्मोगैमी कह रहा है कि बेसिडियोमाइसिटीज कवक में कवकों के लैंगिक जनन के समय प्लाज्मोगैमी के पश्चात कैरियोगैमी काफी समय बाद होती है। इस अवस्था में डाइकैरियोफेज कहते हैं। इस अवस्था में सेप्टा के बगल में हुक के आकार की वृद्धि पाई जाती है जिसे क्लैम कनेक्शन कहते हैं। ये कोशिका विभाजन के समय डाइकैरियोन्स का वितरण करने में सहायता करते हैं। इसे सर्वप्रथम हॉफमैन ने देखा था। निम्नलिखित में से किसमें क्लैम कनेक्शन पाया जाता है? ड्यूट्रोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। तो सही आंसर हो जाएगा बेसिडियोमाइसिटीज में क्लैम कनेक्शन देखने को पाया जाता है। निम्न कवक समूहों में से किसमें पट्टयुक्त कवक तंतु होते हैं तथा मुकुलन, कोनिडिया तथा खंडन द्वारा वह अलैंगिकता प्रजनन करते हैं? बेसिडियोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, कॉन्ड्रिक्ट्स और ग्लोमेरुलोमाइकोटा। तो सही आंसर है बेसिडियोमाइकोटिना द्वारा। बेसिडियोमाइकोटिना कवक समूह के पट्टयुक्त कवक तंतु होते हैं। यह उच्च वर्ग का फफूंद है। इसमें मुकुल, कोनिडिया तथा खंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह बेसिडियोमाइसिटीज का है? एस्परजिलस, क्लेबिसेप्स, न्यूरोस्पोरा, हेलियोटिक्स, साइप्री और म्यूरेक्स, एगेरिकस, अस्टलेगो यानी कंड, पक्सिनिया
और म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो। आपको बताना है कि ये बेसिडियोमाइसिटीज में इसमें से कौन सा बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। तो कह रहा है कि यहाँ पे एगेरिकस, एस्टेलाइगोपेक्सिनिया, पॉलीस्पोरम, लाइकोपर्डान, ये सभी बेसिडियोमाइसिटीज कवक के उदाहरण होते हैं। एस्परजिलस, क्लेबिसेप्स तथा न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिटीज के कवक होते हैं। म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो फाइकोमाइसिटीज के कवक होते हैं। अर्थात अगर आपको एग्जाम्पल याद है तब भी आप अपना आंसर आसानी से कर सकते हैं और ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। कवक की कोशिका में पाया जाता है राइजोपस, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सभी। तो कवक की कोशिका में जो है नहीं पाया जाता, माफ करिए, नहीं पाया जाता है गाल्जी कॉम्प्लेक्स। गाल्जी कॉम्प्लेक्स कवक की कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका भित्ति बनी होती है? निम्नलिखित में से कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द फंगल सेल वॉल? तो सेल वॉल किसके बने हैं? काइटिन के बने। सभी कवकों की कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। पौधों में कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा कुछ अन्य पदार्थों की बनी होती है, जबकि द्वितीय कोशिका भित्ति में सेलुलोज के अतिरिक्त सुबेरिन, लिग्निन तथा अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। निम्न में से किस कवक में स्क्लोरिसियम, माफ करिएगा, निम्न में से किस कवक में स्क्लेरोसियम के अंकुरण में एपोथीसियम का निर्माण होता है? क्लेबिसेप्स में, स्क्लोरोसियम में और स्क्लोरोसिनिया में और राइजोनिडा में। तो किस में होता है? तो कह रहा है यहां पे, कह रहा है स्क्लोरोटियम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई प्रोड्यूस एपोथीसियम आफ्टर जर्मिनेशन? क्लेबिसेप्स, स्क्लोरोटियम और उसके बाद एस्ट्रोटीनिया और राइजोक्टोनिया जो भी है आपका। तो सही आंसर है राइजोक्टोनिया। एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवकों के कई प्रकार के फलनकाय पाए जाते हैं, जैसे कि क्लेस्टोथीसियम, एपोथीसियम, पेरीथीसियम इत्यादि। एपोथीसियम का निर्माण राइजोक्टोनिया में होता है। कप के समान आकृति वाली संरचना को कहते हैं, कप के समान आकृति वाली संरचना को कहते हैं क्लास्टीथीसियम, एपिथीसियम, पेरीथीसियम, स्यूडोथीसियम। कह रहा है कप के समान संरचना वाले को क्या कहते हैं? तो कप के समान संरचना वाले को कहते हैं एपोथीसियम। एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में फ्रूटिंग संरचना एस्कोकार्प विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि एपोथीसियम कप के आकार का, पेरीथीसियम फ्लेक्स के आकार का और क्लेस्टीथीसियम गोलाकार या बंदाकार का। शाखित कोनिडियोफोर पाए जाते हैं। शाखित कोनिडियोफोर पेनिसिलियम में पाए जाते हैं। पेनिसिलियम नीले या हरे रंग के मृतोपजीवी कवक होते हैं। यह एस्कोमाइसिटीज वर्ग का सदस्य। पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन एक कोश की, एक केंद्र की अचल बीजाणुओं द्वारा होता है। इसे कोनिडिया कहा जाता है। कोनिडिया का विकास कोनिडियोफोर पर होता है। वर्धी माइसिलियम के किसी भी कोशिका में कोनिडियोफोर विकसित हो सकता है। यह एक सीधी खड़ी शाखा के रूप में होता है या अशाखित या शाखित हो सकता है, जो कोनिडियोफोर की शाखा को रेमस कहा जाता है। कोनिडियोफोर की शाखा को क्या कहते हैं? रेमस कहा जाता है, जो शाखित होकर के म्यूटली का निर्माण करते हैं। प्रत्येक म्यूटली की शीर्ष पर बोतल के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे फिलिडिस या स्टेगमाटा कहते हैं। प्रत्येक स्टेगमाटा अपने विशेष शीर्ष पर विभाजित होकर के कोनिडिया का निर्माण करते हैं, जो बेसिपिटल क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। कोनिडिया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ कोनिडिया बाय द पेनिसिलियम किस में पाया जाता है? पेनिसिलियम में पाया जाता है। म्यूरिफार्म कोनिडिया पाए जाते हैं। म्यूरिफार्म कोनिडिया आर प्रेजेंट इनटू अल्टरनेरिया किस में पाए जाते हैं? अल्टरनेरिया में पाए जाते हैं। लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है ड्यूट्रोमाइसिटीज में। अब ये प्रश्न जो पीछे कर चुके हैं इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? ये तो जीके का क्वेश्चन है, 3-4 के बच्चे जानते हैं, क्लास 3rd-4th के बच्चे भी बता सकते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम पेनिसिलियम की खोज की थी, जो एंटीबायोटिक एक दवा होती है। पेनिसिलियम इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होता है? पेनिसिलियम नोटेटम द्वारा प्राप्त होता है, जो कि एक प्रकार का फंजाई है। मटर के डाउन मेल्डो रोग में पीले भूरे बिखरे हुए धब्बे दिखाई देते हैं।
पीले भूरे पत्ते दिखाई देते हैं कहाँ पे? अपर सरफेस ऑफ द लीफलेट एंड स्टिपल्स। कौन सा कवक कापर की सूक्ष्म मात्रा की पहचान लेता है और बायोएसिस में प्रयुक्त होता है? तो कह रहा है कि बायोएसिस में एस्परजिलस नाइगर प्रयोग में लाए जाते हैं। और आगे बढ़ जाइए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधों के कवक से होने वाली बीमारियों की रोकथाम में किया जाता है? तो पौधों की बीमारियों से होने वाली रोकथाम के लिए बोर्डेक्स मिक्सचर का उपयोग किया जाता है। नीचे दिए गए में से कौन सा खाने योग्य कवक नहीं है? विच इज द एन अच्छा एडिबल है। तो मार्सेला स्क्विलेंटा जो है ये खाने योग्य कवक के अंतर्गत आता है। तो भैया ये थे आपके कवक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हमें लगता है कि आप सब लोग इससे सहमत हो गए होंगे। आगे देखते रहिए चैनल पे, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।